जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विजय में। और मैं आपका फैन, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं आपके नवमांस के ऊपर। कैसे आप नवमांस को देख करके कुंडली के महादशा का, अंतर्दशा का, प्रत्यंतर दशा का फलन करना धाए धाए प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि कैसे आपका कोई भी ग्रह जो बैठा हुआ है लग्न कुंडली में XYZ भाव में, और आपको फल मिल जाते हैं अल्फा बीटा गामा भाव के, तो आपको कभी कभी सोचने के लिए विवश करते हैं ग्रह। जब कोई ग्रह लग्न में बैठा है या कोई ग्रह धन भाव में बैठा है, तो धन भाव में बैठा हुआ ग्रह कैसे आपको अपोजिट रिजल्ट दे के चला गया। या कोई ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस में बैठे बैठे जब उसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा एक्टिव हुई, तो आपने सोचा था कि अब आपको ये प्रमोशन दे के जाएगा, नेम फेम दे के जाएगा, जॉब अगर नहीं थी तो जॉब दिला के जाएगा। पर होता क्या है कि आपको उल्टा डीफेम होना पड़ता है, आपकी चलती हुई जॉब छूट जाती है, या आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आ जाता है, या आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि 10th हाउस से हम पिता का सुख देखते हैं, तो पिता का सुख आपका जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक, 10th हाउस आपके पिता का धन है, तो पिता का धन भी आपका जो आपको मिलना चाहिए था, जिसमें आप ग्रोथ उम्मीद करते थे, वो आपको मिलने से रह जाता है। वैदिक ज्योतिष में नवमांस का बहुत ही महत्व है। ठीक है, वैदिक ज्योतिष में लग्न कुंडली के बाद अगर किसी को महत्व दिया गया है, वेटेज दिया गया है सबसे ज़्यादा, तो वो है नवमांस, क्योंकि ये आपके लग्न कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस अगर किया जाए लग्न की, तो वो होता है नवमांस। अब नवमांस में जब हम देखते हैं तो नवमांस इतना वाइड, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है कि इसके बारे में अगर बोला जाए तो बोलते बोलते आप थक जाओगे, लेकिन नवमांस ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि नवमांस आपके भाग्य, आपका दैव कृपा, आपके साथ क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या प्लस, क्या माइनस, क्या ऊंच, क्या नीच, सब कुछ आपका नवमांस आपको बता सकता है। बस हमको डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एक रिसर्चर हैं, आप ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट है, तो आप नवमांस पे रिसर्च करते जाएंगे तो आपका जीवन आपको कम पड़ जाएगा, पर नवमांस के रिसर्च ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो नवमांस इज सच ए बिग टॉपिक। तो आज हम आपके नवमांस से बताएंगे कि आपने नवमांस से कैसे देखोगे कि कौन सा ग्रह आपको क्या क्या फल देने की इच्छा रख रहा है, और कैसे आपको ये फल दिलाएगा, क्या होगा माध्यम, प्लस आपका नवमांस आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है। ठीक है, तो नवमांस हमारी लग्न कुंडली का ही एक पार्ट है। नवमांस अर्थात नवम अंश। नवम अंश किसका? आपकी राशि का या आपके लग्न का। तो जब आप किसी का नौवां अंश देखते हैं तो वो एक माइक्रो एनालिसिस होती है। इसी प्रकार आपकी लग्न कुंडली में देखिए कि आपके लगन में कौन सी राशि लिखी है। ठीक, अब लगन में मान लीजिए आपके मेष राशि लिखी है, तो दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि, तीसरे भाव में 3 नंबर की राशि, चौथे भाव में 4 नंबर की राशि होगी। तो लग्न होते हैं हम स्वयं, ठीक, और सेकंड हाउस होती है हमारी फैमिली, थर्ड हाउस होता है हमारा छोटे भाई, हमारा पराक्रम, हमारी मेहनत। तो हर भाव के कुछ जीवित कारक होते हैं, ठीक, और कुछ वहाँ के रिश्तेदार होते हैं, और कुछ वहाँ का कुंडली का एक हमारा नैसर्गिक गुण होता है। जैसे लगन से हम खुद देखते हैं हम कैसे रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमको लोग कैसे जानेंगे, अच्छा जानेंगे, बुरा जानेंगे, हमारा नेचर कैसा होगा, दैट इज आवर लगन। सेकंड हाउस दिखाता है, सजीव भाव होता है हमारी फैमिली, हमारी वाणी। सेकंड हाउस का सजीव भाव हो गया। अगर इसका निर्जीव भाव देखेंगे तो हो गया धन। थर्ड हाउस दिखाता है हमारी छोटे भाई बहन, और उसका अगर निर्जीव भाव देखेंगे तो ये होता है हमारा विक्रमान, हमारा मेहनत, हमारी पराक्रम, हमारी संघर्षशीलता, हम कितना मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, ये हमारा थर्ड हाउस दिखाता है। यहाँ पर अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं तो आप बहुत ही मेहनती होंगे, संघर्षवान होंगे, मेहनत से डरेंगे नहीं, जल्दी हार नहीं मानेंगे। सॉफ्ट प्लैनेट बैठे होंगे चंद्रमा टाइप के, शुक्र टाइप के, तो आप बहुत जल्दी ही हार जाएंगे, बहुत जल्दी ही आप चीज़ों से बाय बाय कर देंगे, अरे नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि आपके अंदर वो विक्रम अर्थात राजा विक्रमादित्य जैसे थे ना,
उन्हीं के नाम से एक तरह से लिया गया है विक्रम। तो विक्रम अर्थात आपका पराक्रम, तो आपके अंदर पराक्रम की कमी रहेगी। फोर्थ हाउस होता है भूमि भवन वाहन, हमारे निर्जीव पक्ष, और सजीव पक्ष होती है हमारी माता जी और हमारे भोग विलास। पांचवा भाव होता है हमारी हॉबीज, हमारे इंटरेस्ट, हमारा कुछ नया क्रिएशन, कुछ डिजाइन। और इसका सजीव भाव होता है हमारे बच्चे और जो हम अफेयर, लव, रोमांस करते हैं, ये हमारा फिफ्थ हाउस का सजीव और निर्जीव भाव होता है। ऐसे ही अलग अलग भाव होते हैं। अब अगर आपके सोचिए कि लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठा है एक्स राशि पर, नवमांश में देखिए वो ग्रह बैठा है किस राशि पर, यहीं से खेल स्टार्ट होता है। ठीक है, लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठा हुआ है जिस भी राशि पर, यहाँ का तो फल ये देगा ही देगा जब भी एक्टिव होगा। लेकिन नवमांश में जिस राशि पर बैठा है वो राशि आपके लग्न कुंडली के किस भाव में पड़ रही है, उसका फल भी इसको देना है। अब मान लीजिए मेष लगन वालों के लिए धनु राशि होती है भाग्य भाव की। ठीक, तो मेष लगन वाले D9 में देखें कि इनके धनु राशि पर D9 में कौन सा ग्रह बैठा है। अब जैसे मान लीजिए 9 नंबर की साइन पड़ रही है फोर्थ हाउस में। ठीक है, 9 नंबर की साइन फोर्थ हाउस में कब पड़ेगी, जब वहाँ पर 6 नंबर का लगन होगा, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अगर 9 मास में 6 नंबर की लगन होगी तो 9 नंबर आएगा आपके फोर्थ हाउस में। अब अगर आपके D9 में 9 नंबर की राशि पर मान लो बैठ गए हैं शुक्र महाराज, लगन कुंडली में शुक्र महाराज आपके भले ही कहीं भी बैठे हों, मान लो लग्न कुंडली में शुक्र महाराज आपके लेट से फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। ठीक, तो लग्न कुंडली के शुक्र महाराज फिफ्थ हाउस में बैठे हैं और नवमांश में यह शुक्र महाराज जाकर आपके धनु राशि पर बैठ गए हैं फोर्थ हाउस में। ठीक, अब शुक्र महाराज जब आपके जीवन में एक्टिव होंगे तो क्या होगा, अब देखिए शुक्र महाराज लग्न कुंडली से आपके फिफ्थ हाउस को एक्टिव करेंगे, आपके अंदर रोमांटिक फीलिंग आएंगी, आपके अंदर कुछ नए अफेयर करने की इच्छाएं आएंगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी की इच्छा होगी, अगर आप सिंगल हैं तो डबल होने की इच्छा होगी, अगर आपकी लाइफ में कुछ निरस्ता है, कुछ आप उदासीन है भोग विलास और अपने पार्टनर के प्रति, तो आपके अंदर उदासीनता खत्म होगी और आपके अंदर वो जो एक फीलिंग्स होती हैं रोमांटिक वाली वो आएंगी और आप अपने पार्टनर के साथ थोड़े रोमांटिक होना प्रारंभ करेंगे। ये तो आपकी लग्न कुंडली आपको दे रही है। लेकिन D9 में यही शुक्र महाराज बैठ गए हैं आपके D9 के फोर्थ हाउस में धनु राशि में। ठीक है, तो यहाँ धनु राशि बनती है लग्न कुंडली में भाग्य भाव की राशि। अब आपकी माता का जो फोर्थ हाउस है नवमांश में, वहाँ पे शुक्र का बैठ जाना भाग्य भाव की राशि पर आपके भाग्य को एक्टिव करवाएगा। कैसे होगा, आपकी माता जी कुछ ऐसा आपको काम करेंगी या आपसे ऐसा कोई काम करवाएंगी या आप माता जी के साथ जुड़कर कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। ठीक, तो फोर्थ हाउस के जो कारक तत्व हैं उसके साथ उसके थ्रू आपका भाग्य भाव एक्टिव हो जाएगा लग्न कुंडली का। अगर आपको ये उदाहरण समझ में नहीं आया तो दूसरा एक और एग्जाम्पल से देते हैं। लग्न कुंडली में भाग्य भाव में जो राशि है, नवमांश में देखिए भाग्य भाव की राशि कौन से घर में है और उस पर कौन सा ग्रह बैठा है। मान लो कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में भाग्य भाव में बैठती है मीन राशि और नवमांश में देखिए मीन राशि कहाँ पर है, उस पर कौन सा ग्रह बैठा है। अब अगर मान लीजिए मीन लगन में कर्क राशि है और नवमांश में प्रारंभ हो रही है तुला राशि से। ठीक है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिक्स्थ हाउस में आएगी मीन राशि। ठीक है, आप भी काउंट कर सकते हैं अपने आप पे, अपने एंड पे। अब अगर देखिए नवमांश में सिक्स्थ हाउस में आपकी जो मीन राशि आ रही है वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, मान लीजिए मंगल बैठा है। ठीक है, तो जैसे ही मंगल की महादशा आएगी, मंगल आपकी लग्न कुंडली में जहाँ बैठा है वहाँ का फल तो देगा ही देगा, जिसके नक्षत्र पे बैठा है उसका भी फल देगा, जिस भाव को देख रहा है उसका भी फल देगा, जिन जिन हाउस का लॉर्ड है वहाँ का भी फल देगा। लेकिन लग्न कुंडली में आपका मंगल
छठे भाव में बैठा है, भाग्य भाव की मीन राशि पर, ठीक है, तो इसको बोल लेंगे भाग्यांश में जाना। आपका मंगल भाग्यांश में गया है। अब आपका मंगल आपके भाग्य को चमकाएगा। कैसे चमकाएगा? आप 6th हाउस होता है हमारे जॉब का, हमारी सेवाओं का, ऋण रोग और शत्रु का, और 6th हाउस में आप देखेंगे तो हम अपनी सर्विसेज के साथ साथ जो हमारे पेट्स होते हैं, हमारे पालतू जानवर और हमारे जो नौकर होते हैं, इनको भी देखते हैं। और मंगल हमारे छोटे भाई बहनों का भी कारक होता है। तो आपका कोई काम, कोई जॉब, कोई ऐसी आपकी गाड़ी कहीं पर फंसी हुई होगी, अटकी हुई होगी, जहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिल रही थी, और आपका या तो कोई नौकर, कोई आपका ड्राइवर, या आपका कोई पेट, ऐसा भी हो सकता है आपने कोई पेट पाला हुआ हो और आप अपने पेट को घुमाने जाओ और सामने से कोई ऑफिसर, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई ठेकेदार, वो भी अपने पालतू जानवर को घुमाते हुए आपको मिल जाए और पेट की वजह से आप दोनों की दोस्ती हो जाए और आपका काम बन जाए। या आपका जो डोमेस्टिक सर्वेंट हो, नौकर हो, ड्राइवर हो, वो पहले कहीं और काम करता रहा हो और आपको बताया कि अरे साहब मैं तो पहले वहाँ काम करता था, आपकी बात वहाँ पे चलो मैं करवा देता हूँ। तो आपका पेट जानवर, आपका नौकर आपका काम बनवा देगा, आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर देगा। मंगल आपके छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने भाई बहनों की वजह से उस समय समस्या से बाहर आ जाओ, आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर दे। तो जो ग्रह लग्न कुंडली का नवमांश में भाग्य भाव की राशि में जाएगा उसको बोल देंगे भाग्यांश में गया। ऐसे ही जो ग्रह लग्न कुंडली का जो चतुर्थ लग्न कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है इसको बोलते हैं सुख भाव। तो D9 में 4th हाउस की राशि जहाँ जाएगी उसको बोलेंगे सुखांश। ठीक है, तो जो ग्रह आपके सुखांश में गया वो ग्रह जब एक्टिव होगा तो आपको गाड़ी खरीदवाएगा, ज़मीन खरीदवाएगा, घर खरीदवाएगा, आपको आपकी माता का सुख दिलाएगा, जीवन में भोग विलास दिलाएगा। अब आप देखते जाइए कौन सा ग्रह लग्नांश में गया है, कौन सा ग्रह धनांश में गया है। जो ग्रह आपके D9 में धन भाव की राशि में गया हुआ है वो ग्रह आपको धन देगा, वो ग्रह आपके फैमिली को एक्सपेंड करेगा। ठीक है, जो ग्रह आपके 3rd हाउस का राशि वाली 3rd हाउस की जो राशि लगन में है नवमांश में, उसी राशि में जो गया उसको बोल लेंगे विक्रमांश में गया, विक्रमांश में जाना। तो जब ग्रह विक्रमांश में जाएगा तो आपको उस टाइम वो बड़े बड़े काम करवाएगा, बोल्ड डिसीजन आप ले पाएंगे। कोई बड़ा डील था जो आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा आपके अंदर साहस की कमी थी, वो साहस आपके अंदर आ जाएगा, आप वो बड़े बड़े डिसीजन ले करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही सुखांश सुख भाव में जो राशि है नवमांश में जो ग्रह जाएगा वो सुखांश में कहलाएगा, तो आपको सुख दिलाएगा, भोग विलास दिलाएगा, गाड़ी बंगला दिलाएगा, माता का सुख दिलाएगा। 5th हाउस आपका होता है बेटे का, सुध का। ठीक है, तो नवमांश में जो 5th हाउस की राशि है उसमें जो ग्रह जाएगा उसको आप बोल सकते हैं सुतांश। तो उस दौरान आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब हो सकता है लग्न कुंडली में आप देख रहे हो कि आपका 3rd हाउस एक्टिव है या 10th हाउस एक्टिव है, बट आपको संतान की प्राप्ति हो गई। कहाँ से हो गई? क्योंकि लग्न कुंडली की 5th हाउस की जो राशि है नवमांश में उसमें वो ग्रह जाके बैठा हुआ है जो ग्रह इस समय एक्टिव है, तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई, पुत्री की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही 6th हाउस है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है, जो 6th हाउस में जो राशि है D9 में जो राशि वहाँ बैठी हुई होगी, D9 में यह राशि जहाँ पे है वहाँ पे जो ग्रह बैठ जाएगा वो आपको 6th हाउस के रिजल्ट दे देगा। अब 6th हाउस का रिजल्ट ये भी हो सकता है कि आप कोर्ट केस कचहरी में फंस जाओ, और 6th हाउस का रिजल्ट ये भी हो सकता है कि आप कहीं अच्छी जॉब पा जाओ, आपकी सर्विसेज चमक जाए, आप अपने फील्ड में ग्रो कर जाओ। जॉबलेस बैठे थे जॉब मिल गई, या जॉब चेंज करना चाहते थे जॉब आप स्विच करके नई अच्छी जॉब पा सकते हैं। 6th हाउस का ये भी परिणाम हो सकता है। 7th हाउस कौन सा होता है? 7th हाउस हमारी पत्नी का होता है, तो इसको आप दारा कह सकते हैं, पत्नी को दारा कहते हैं, तो आप दारांश बोलेंगे। तो दारांश में जो ग्रह जाएगा वो आपको शादी करवाएगा, पार्टनर दिलवाएगा अगर आप शादी कर चुके हैं। ठीक है, और आपका लीगल कोई पार्टनर है लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको बिजनेस का पार्टनर मिल जाएगा जैसे ही आपका दारांश वाला ग्रह एक्टिव होगा। 8th हाउस ये एक
सबसे टफ टाइम है, सबसे टफ पोजीशन है। नौमांस में जो ग्रह आपके 8th हाउस की राशि में जाएगा वो आपको कष्ट दे के जाएगा, भले ही वो आपका लग्नेश हो, भाग्येश हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन नवमांश में आपके लग्न की 8वीं राशि में जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके लिए अब सबसे क्रिटिकल ग्रह बन गया। इस ग्रह को आपको संभालना है, दान देना है, मंत्र जप करने हैं, बीज मंत्र जप करने हैं, कुछ भी करके आपको इस ग्रह को शांत करना ही करना है, अन्यथा ये ग्रह आपकी खटिया खड़ी कर देगा। सेम में भाग्यान सामने जाना। और अगर 10th हाउस है, 10th हाउस जो लगन कुंडली में राशि है, ये राशि आप नवमांश में देखिए, यहाँ पे जो ग्रह बैठा होगा वो आपको आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में आपके नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा। नेक्स्ट आपका अगर लाभ भाव है, लाभ भाव यहाँ देखिए लगन में, और नवमांश में देखिए लाभ भाव की राशि पे कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वो ग्रह अच्छा हुआ, स्वस्थ हुआ, नीच का ना हुआ, ठीक है, पाप कर्तरी में ना हुआ, तो वो ग्रह आपको ढेर सारे लाभ दे के जाएगा। तो आपको इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके जो प्लेनेट हैं, आपके प्लेनेट आपको कैसे कैसे रिजल्ट दे रहे होते हैं, ठीक है ना। हमको लगता है कि प्लेनेट यही का रिजल्ट देना चाहिए, प्लेनेट इसी हाउस का रिजल्ट देगा, लेकिन प्लेनेट हाउस का रिजल्ट बदल करके मिक्स एंड मैच करते हैं प्लेनेट। कभी भी आप देखोगे ना तो कोई भी ग्रह सारे अच्छे फल नहीं देता, कोई भी ग्रह सारे बुरे फल नहीं देता, ठीक है। हर ग्रह में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, क्योंकि एक ग्रह जो होता है नक्षत्र से जुड़ा होता है, राशि से जुड़ा होता है, भाव से जुड़ा होता है, नवमान से जुड़ा होता है, अलग अलग षोडश वर्गों से जुड़ा होता है। तो ये आपने समझा। अब आप चलिए एक उदाहरण कुंडली लेते हैं, उस पर आपको समझाते हैं। अक्सर आप सबका कमेंट आता है कि एग्जाम्पल कुंडली भी आप समझाइए, क्योंकि एग्जाम्पल कुंडली जो होती है वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देती है। सो लेट्स क्लियर योर ऑल द डाउट्स, लेट्स मूव टू एग्जाम्पल कुंडली। ये रही आपके सामने एक उदाहरण कुंडली। अब आप इस उदाहरण कुंडली में देख सकते हैं कि वृश्चिक लगन है और चंद्रमा बैठे हुए हैं मेष राशि पर, अर्थात मंगल की ही राशि है, मंगल की ही लगन है, और लगन में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति। सेकंड हाउस में बैठे हैं 9 नंबर की राशि पे केतु, 10, 11, 12 राशियां खाली हैं। 1 नंबर की राशि पर छठे भाव में बैठे हैं सूर्य, बुध और चंद्रमा। 2 नंबर की राशि में बैठे हैं मंगल महाराज। 3 नंबर की राशि में बैठे विराजमान है वीनस और राहु। 4, 5, 6 खाली हैं, और 7 नंबर पर बैठे हैं शनिदेव उच्च के होकर। ठीक, नौमांस भी एक बार देख लीजिए। नौमांस कर्क लगन से चालू हो रहा है, जबकि लग्न में वृश्चिक लगन है। ठीक, तो यहाँ पर ग्रहों का जो पैटर्न है आप देख ही रहे हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। अब हम शुरू करते हैं 8 नंबर की साइन लगन से। लगन में जो 8 नंबर का राशि है वो यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी गुरुदेव बृहस्पति एक्टिव होंगे तो इनकी लगन का ही फल देंगे सबसे पहले, चाहे वो D1 से देखिए, चाहे आप D9 से देखिए। ओके, अब जब गुरुदेव बृहस्पति की एक्टिवेशन हुई तो जातक बहुत ही धार्मिक हो गया, जातक इस्कॉन से जुड़ गया, जातक कान्हा जी की सेवा करने लगा, ठीक है। जातक डेली कान्हा जी को नहला धुला करके उनका श्रृंगार करके ही नहा मतलब करके ही खुद पानी पीता है और खाना खाता है, ठीक है। इस लेवल का भक्ति इनके अंदर आ गया। तो यहाँ से आपने देखा कि जातक की जब ये एक्टिवेशन हुई तो क्या हुआ, जातक को धार्मिक कार्यों में रुचि पड़ गई, ठीक है। जातक जो पहले थोड़ा सा भोगी था, विलासी था, वो भोगी से योगी हो गया। अब 9 नंबर पे देखिए, जो लगन कुंडली का सेकंड हाउस है, 9 नंबर की राशि पे केतु बैठे हैं, ठीक। और अगर आप D9 में देखते हैं तो 9 नंबर की जो राशि है यहाँ पर सन, वीनस और मरकरी बैठे हैं, अर्थात सूर्य, शुक्र और बुध, ये दोनों तीनों प्लेनेट आ गए इनके धनांश में। अब जब भी महादशा में, प्रत्यंतर दशा में, अंतर दशा में ये एक्टिव होंगे, चाहे सूर्य हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, ये इनको धन का प्रबंध करेंगे, इनके लिए धन का ये आगमन का सोर्स बनाएंगे। 10 नंबर की साइन देखिए यहाँ पर, यहाँ की 10 नंबर साइन खाली है, बट यहाँ पे 10 नंबर पे, यहाँ पे 10 नंबर पर बैठे हैं मंगल महाराज, अर्थात मंगल महाराज जब भी एक्टिव होंगे तो इनके जीवन में थोड़ा सा इनसे परिश्रम करवाएंगे, दौड़ भाग करवाएंगे, और दौड़ भाग करवा करके इनके जीवन को सफल बनाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च के बैठे हैं।
एग्जॉल्टेड मंगल बैठा हुआ है, लग्नेश भी है लग्न कुंडली का, और यहाँ पर ये जो मंगल महाराज हैं इनके 10th हाउस के और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। तो जब मंगल महाराज एक्टिव हुए इनके, तो इनको संतान भी हो गई। फिर 3 नंबर की राशि अर्थात इनके विक्रमांश में देखेंगे, विक्रमांश में इनके मंगल बैठे हैं, तो उन्होंने इनसे विक्रमादित्य वाला मेहनत कराया, पराक्रम कराया और इनको आगे बढ़ाया। 4th हाउस यहाँ पे 11 नंबर की राशि है। यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर की राशि खाली है, अर्थात सुखांश में इनके कोई ग्रह नहीं है। 12 नंबर की राशि जो सुतांश है, यहाँ पे बच्चे वाली है। 12 नंबर की साइन यहाँ पे खाली है, इट मीन्स इनके सुतांश में भी कोई ग्रह नहीं है। लग्न कुंडली में देखेंगे ये इनका है 6th हाउस। 6th हाउस में यहाँ पे ये सारे प्लैनेट बैठे हैं और यहाँ पर 6th हाउस में केतु बैठा हुआ है। इट मीन्स जब जब केतु इनका एक्टिव होगा, केतु इनके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपने परिणाम देगा। अभी केतु क्या करवाता है? केतु है रिसर्च, ऑकल्ट, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, तो ये आईटी में डेटा में ही काम करते हैं, इसलिए केतु ने इनको उत्थान करवाया। प्लस केतु का भी जो गुणधर्म होता है वह अपने कार्य क्षेत्र पे इन्होंने कुछ ऐसा किया कि अब ये धार्मिक होने के साथ साथ ही अपने कार्य क्षेत्र को घर से मैनेज कर पाते हैं। तो केतु ने इनकी सर्विसेज में निखार लाकर, क्योंकि ये धार्मिक हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने आप को चेंज किया, जिसकी वजह से केतु ने इनको पॉजिटिव रिजल्ट दिए। अब D1 में देखिए 2 नंबर की राशि यहाँ पे है और यहाँ पे 2 नंबर की राशि पे मंगल बैठे हैं, बट यहाँ पे 2 नंबर की राशि लाभ भाव में आ रही है जो कि खाली है, तो हमें इसका कुछ नहीं करना है। 3 नंबर की राशि यहाँ पे आ रही है 8th हाउस में, बट यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। अगर आपका 8th हाउस की राशि D1 में खाली है तो अच्छा है, अन्यथा यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह इनको कष्ट देता। 4 नंबर की राशि इनके भाग्य भाव में आ रही है और यही यहाँ पे लगन में बन जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है, परंतु यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, ये थोड़ी एक नेगेटिव बात है। और 5 नंबर की राशि इनकी आती है 10th हाउस में, 6 नंबर की आती है इनके 11th हाउस में। 5 और 6 दोनों खाली हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि 5 और 6 यहाँ पर खाली होने की वजह से D9 से इनका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, कोई ग्रह यहाँ पे बैठा ही नहीं है। और इनके 7 नंबर की राशि देखेंगे, वहाँ पे उच्च के शनिदेव बैठे हुए हैं, तो उच्च के शनिदेव यहाँ पर देखेंगे तो पुनः 7 नंबर राशि पर शनिदेव ने अपने चेले राहु को बैठाया हुआ है। ठीक है, तो राहु महाराज जब भी एक्टिव होंगे ये इनके 12th हाउस के रिजल्ट देंगे। ठीक, तो प्रेजेंट में इनकी देखिए कौन सी महादशा चल रही है। प्रेजेंट में इनकी राहु की ही महादशा चल रही है। ठीक है, राहु की महादशा चल रही है और सूर्य की अंतर्दशा चल रही है 2 जनवरी 2024 से। और प्रत्यंतर दशा की अगर आप बात करेंगे तो शुक्र की चल रही है प्रत्यंतर दशा, अर्थात राहु, सूर्य और शुक्र इस समय इनके चल रहे हैं। तो राहु देखिए, राहु इनके 12th नंबर की साइन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, इसका मतलब क्या समझा आपने कि इनको अपना 12th हाउस यूटिलाइज करना पड़ेगा, अन्यथा ये राहु इनको हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएंगे। और सूर्य देखिए, सूर्य यहाँ पर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं 1 नंबर की राशि पर, और यहाँ पर भी सूर्य 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी धन भाव की राशि पर। तो इस दौरान क्या हुआ, इनका प्रमोशन हुआ, इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग में इंप्रूवमेंट आया। परंतु राहु क्योंकि इनके लिए 12th हाउस की राशि पे बैठा हुआ है, तो 12th हाउस होता है लॉस। ठीक है, तो मार्च 2024 में इनकी माताजी एक्सपायर भी हो गई, तो राहु ने 12th हाउस से इनका लॉस भी करवाया। प्लस आप देखेंगे तो सूर्य जो एक्टिव हैं,
सूर्य के साथ में ही चंद्रमा भी है, लगन कुंडली में बैठे हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा आप देखेंगे लगन कुंडली में साथ साथ ही बैठे हुए हैं। तो इनका जन्म अमावस्या के आसपास का है। देखिए यहाँ पर देखते हैं कब का है। ये देखिए इनका जन्म अमावस्या का है, पूर्ण अमावस्या का इनका जन्म है। और जैसा आप सभी को मैंने पहले ही बता रखा है, जब हमारा जन्म, किसी का भी जन्म अमावस्या को होता है तो उनको माता पिता का सुख नहीं मिल पाता है। तो इनके पिताजी पहले ही एक्सपायर हो गए थे, माता जी इनकी 2024 में एक्सपायर हुई। हालांकि अब इनकी अगर आयु देखेंगे, ये ऑलरेडी 40 साल के आसपास हो चुके हैं। पिताजी का साथ इनको काफ़ी हद तक मिल चुका था। पर हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि राहु ने इनके जीवन में व्यय भी दिया, और किस प्रकार सूर्य चंद्रमा का साथ होना, अमावस्या का जो दोष है, सूर्य जब एक्टिव हुए तो इन्होंने चंद्रमा का भी, क्योंकि पिताजी थे नहीं, तो इन्होंने मून का जो रियलिटी की माता होती है उनका भी व्यय करवा दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो D9 होता है, नवमांश होता है, वो अलग अलग अंश बन करके आपके जीवन के फलों को खुद भी तय करता रहता है कि क्या मुझे एक्स्ट्रा देना है ग्रह के माध्यम से, वो आपको जीवन में देता रहता है। आशा करता हूँ आपको नवमान से ग्रह दशा को फलित करने का ये जो फार्मूला है, जो सिस्टम है, ये समझ में आया होगा, और आप इसको लगाइए और फलित करते जाइए बिंदास बेधड़क। सामने वाला अगर बोले नहीं ऐसा नहीं है, तो आप उसको उस भाव के बाकी जो कारक तत्व हैं, बाकी जो सजीव निर्जीव रिश्तेदार हैं, पक्ष हैं, उनसे जोड़िए। ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान 6th हाउस जब एक्टिव हो तो कर्जे में ही जाए, झगड़े में ही जाए, शत्रुओं से ही भिड़े। ठीक है, हो सकता है कि अपनी जॉब पे कुछ काम करने लगे, हो सकता है उसी जॉब छूट जाए, हो सकता है उसकी जॉब में प्रमोशन हो जाए। तो आप कभी भी किसी को फलित करिएगा तो सारे जो पर्सपेक्टिव हैं, देश काल और पात्र के अनुसार उसको लेके चलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो।